हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने आपको सेंटर ऑफ मास तथा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में बताया। आज हम आपको फ़िक्टिटियस स्यूडो फोर्स, जिसे कल्पित बल या आभासी बल भी कहते हैं, उसके बारे में बताएंगे। फ़िक्टिटियस स्यूडो फोर्स क्या होता है? वे बल जो पिंड पर वास्तव में आरोपित नहीं होते हैं, लेकिन अजड़त्व निर्देश फ्रेम के कारण पिंड पर लगते हुए प्रतीत होते हैं, वह कल्पित बल कहलाते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आपका, माना लिफ्ट जी त्वरण से नीचे आ रही है। माना m द्रव्यमान का एक कण इसके सापेक्ष विरामावस्था में है, तो कण पर लगा आभासी बल F नॉट जो ऊपर की ओर होगा माइनस mg लिफ्ट के त्वरण g के कारण होगा। माइनस जो साइन होगा वह इसके विपरीत है, इसलिए ये माइनस mg। तथा कण पर लगा वास्तविक बल F जो नीचे की ओर आ रहा है इक्वल टू mg जो पृथ्वी के आकर्षण के कारण होगा। इसलिए लिफ्ट में स्थित किसी प्रेक्षक द्वारा कण पर प्रेक्षित परिणामी बल क्या होगा? हमने परिणामी बल F डैश माना इक्वल टू F प्लस F डैश, दोनों की वैल्यू ऐड करी, mg माइनस mg इक्वल टू 0। अर्थात कण जो है भारहीन होता है और हवा में एक स्थान पर ही लटका हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल, यदि हम किसी वस्तु को अपनी हथेली पर रखकर एक ऊंची मेज से पृथ्वी पर कूदें, तो कूदने के थोड़े समय के दौरान ही हमें वस्तु भारहीन लगती है। जैसे हमने कोई वस्तु अपने हाथ में पकड़ी और हम उसे लेके नीचे कूद रहे हैं, तो एकदम ऐसा महसूस होगा कि उस वस्तु में भार है ही नहीं, भारहीन लगती है। यहाँ भी वस्तु प्रारंभ में हथेली के सापेक्ष विरामावस्था में है, कूदते समय वही त्वरण जी से नीचे चलती है। अतः वस्तु पर आभासी बल जो लगेगा F नॉट इक्वल टू माइनस mg। यहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है, वस्तु पर वास्तविक बल F इक्वल टू mg लगेगा, यह पृथ्वी के आकर्षण के कारण लगेगा। अतः जो हमारा परिणामी बल होगा F डैश इक्वल टू F प्लस F नॉट इक्वल टू mg माइनस mg, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसकी जो वैल्यू आएगी वह 0 आएगी। अतः ये इससे भी मालूम पड़ता है कि वस्तु भारहीन महसूस होती है। नेक्स्ट टॉपिक वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में किसकी क्या एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी की वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? किसी कण की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के उसकी गति के आधार पर कार्य करने की क्षमता है। इस फोर्स F की क्रिया के तहत मास m की बॉडी के मोशन को हम कंसीडर कर सकते हैं। बॉडी को पोजीशन r1 वेक्टर से r2 तक ले जाते हैं, तब इसकी वेलोसिटी v1 से v2 तक बढ़ जाती है। तब बॉडी पर फोर्स द्वारा किया गया कार्य W इक्वल टू इंटीग्रल r1 r2 F dr, इक्वेशन हमने फर्स्ट मानी इसे। वेयर dr बॉडी का एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जिसके दौरान फोर्स को कांस्टेंट
माना जा सकता है। यदि बॉडी का एसिलरेशन हो, जब बॉडी एसिलरेशन कर रही हो, तब न्यूटन के सेकंड लॉ से F इक्वल टू एम ए इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt। तो यहाँ पर हमने ए की वैल्यू क्या लगाई, dv अपॉन dt। m dv अपॉन dt इक्वल टू, यहाँ पर हमने dr से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों तरफ करा, तब यहाँ पर dv अपॉन dr इंटू dr अपॉन dt। यहाँ पर dr अपॉन dt इक्वल टू b, ये हमारी वेलोसिटी होती है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, F इक्वल टू एम ए इक्वल टू एम, इसे तो हमने dr अपॉन dt क्या हो गया, b हो गया वेलोसिटी, एम बी dv अपॉन dr, ये ऐसे ही लिख लिया। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, जो W इक्वल टू इंटीग्रल R1 टू R2 एफ डी आर, यहाँ पर हमने कौन सी वैल्यू पुट कर दी, F की वैल्यू पुट कर दी। तो W इक्वल टू इंटीग्रल R1 टू R2 ब्रैकेट में एम बी डी वी अपॉन डी आर इंटू डी आर, डी आर से डी आर कैंसिल आउट, एम इक्वल टू हमारी यहाँ पर लिमिट चेंज हुई, R1 से R2 से चेंज होकर B1 B2 हो गई हमने यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा क्या बचा, एम हमने बाहर ले लिया, बी डी वी, ये हमने इक्वेशन 2 मान ली। नाउ हम बी स्क्वायर को हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं कैसे, या बी डॉट बी को बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग हम जानते हैं कि बी डी वी इक्वल टू बी डी वी, जब हम वेक्टर राशि को सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बी डी वी इक्वल टू बी डी वी, देयरफॉर 2 बिकम्स, इक्वेशन नंबर हमने 2 द्वारा लिखी यहाँ पर, तो W इक्वल टू एम इंटीग्रल B1 टू B2 बी डी वी इक्वल टू, हमने इंटीग्रल करा, बी का इंटीग्रल क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन 2 एम बी स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट B1 टू B2, यहाँ पर हमने लिमिट लगाई, W इक्वल टू 1 अपॉन 2 बाहर ले लिया, एम बी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम बी वन स्क्वायर, इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। नेक्स्ट, द क्वांटिटी हाफ एम बी स्क्वायर is defined as the kinetic energy K of the body, thus W equal to K2 minus K1 equal, where K1 equal to half MB1 square, हमने यहाँ से इस वाली फॉर्म को हमने K1 तथा हाफ MB2 स्क्वायर को K2 माना, यहाँ पर K1 equal to half MB1 square and K2 equal to half MB1 square B2 square, यह क्रमशः बॉडी की इनिशियल और फाइनल स्टेट हैं, काइनेटिक एनर्जीज हैं। इक्वेशन नंबर 4 कहती है कि बॉडी पर फोर्स द्वारा किया गया कार्य बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि के इक्वल होता है। ये क्या हो गया, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क। इस प्रिंसिपल को वर्क एनर्जी थ्योरम या कार्य ऊर्जा प्रमेय भी कहते हैं, या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कार्य ऊर्जा सिद्धांत भी कहते हैं। अब हमारा ये वाला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ, फिफ्थ यूनिट हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट हमारी अब हम आपको कराएंगे यूनिट 8th वेव मोशन। वेव मोशन हमारे यहाँ पर वेव मोशन को कहते हैं हिंदी में तरंग गति। तरंग गति पहली आती है पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति, ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात जो अपनी गति को बार बार दोहराती है, ऐसी गति को आवर्त गति,
पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह एक समान गति से चक्कर लगाते रहते हैं तथा घड़ी की जो सुइयां हैं वह अपने एक समान गति से घूमती रहती हैं। यह गति आवर्त गति कहलाती है। सेकंड, ऑसिलेटर मोशन। ऑसिलेटर मोशन को दोलनी गति कहते हैं। दोलनी गति आवर्त गति में कण उसी पथ पर उसी निश्चित बिंदु से आगे तथा पीछे चलता रहता है, तो ऐसी गति को दोलनी गति या ऑसिलेटर मोशन कहते हैं। दोलनी गति आवर्त गति नहीं होती है, जबकि आवर्त गति जो होती है वह दोलनी गति हो सकती है। जैसे सिलाई मशीन की जो सुई होती है वो ऊपर नीचे आपस में गति करती रहती है तथा इंजन जो होता है, इंजन की जो पिस्टन होती है, पिस्टन भी आगे पीछे एक ही समान गति करती रहती है, एक निश्चित बिंदु पर आगे पीछे ही चलती है तथा एक अणु में परमाणुओं की गति भी ऑसिलेटर मोशन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति क्या होती है? उस आवर्त गति को सरल आवर्त गति कहते हैं जिसमें वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता रहता है। जिसमें प्रत्यानयन बल सदैव विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है, अर्थात केंद्र के ओर होता है। यह प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती तथा इसकी दिशा सदैव माध्य स्थिति की ओर होती है। सरल आवर्त गति में कण साम्यावस्था के दोनों ओर समान दूरी से चलता है। यदि सरल आवर्त गति में विस्थापन रेखीय है तो गति रेखीय सरल आवर्त गति होगी। यदि विस्थापन कोणीय है तो जो उसकी गति होगी वह कोणीय सरल आवर्त गति होती है। जैसे एग्जाम्पल, स्वरित्र की गति एक रेखीय गति होती है तथा सरल लोलक सिंपल जो पेंडुलम होता है उसकी गति कोणीय गति होती है।